नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक की सीएम का फैसला आज दिल्ली में होगा। रविवार देर रात तक कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स ने कांग्रेस विधायकों से उनकी राय पूछी। मुख्य तौर पर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ही टॉप पोस्ट लोगों की पसंद रहे। तीनों ऑब्जर्वर्स सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह आज सोमवार को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व उन पर विचार करके अपना फैसला देगा। बहुत मुमकिन है कि खड़गे इसकी घोषणा करेंगे। खबर यही है कि सिद्धरमैया अभी सीएम पोस्ट की दौड़ में सबसे आगे हैं। बता दें, कर्नाटक में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को हो सकता है। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के लिए इस बार लिंगायत समुदाय भी जिम्मेदार रहा है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब 2013 में बीजेपी ने कर्नाटक खोया था और येदियुरप्पा अलग हो गए थे। इस बार येदियुरप्पा तो साथ में थे, लेकिन उनको सत्ता से हटा दिया गया था। इस बार खत्म हुए चुनाव में लिंगायत नेता येदियुरप्पा से जुड़ी एक घटना ने मध्य कर्नाटक क्षेत्र में कम से कम 10 सीटों पर भाजपा की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां कांग्रेस ने चुनावों में बाजी मारी, वहीं लिंगायत बेल्ट में बीजेपी को इस बार 113 में से 31 सीटें मिली हैं, जबकि 5 साल पहले 113 में से 56 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में अपनी सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 78 कर ली है। कांग्रेस या जनता दल सेक्युलर के लिए बीजेपी से विद्रोह करने वाले और पूर्व सीएम के सहयोगी लोगों ने भाजपा की संभावनाओं को चोट पहुंचाई है। पार्टी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार माने जाने वाले 4 बार के विधायक रवि कुमार की हार के लिए उनके द्वारा येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र का विरोध कारण माना जा रहा है। बता दें, वोक्कलिगा समुदाय से आने वाले रवि ने कहा था कि येदियुरप्पा और उनके बेटे अब पार्टी में प्रभावशाली ताकत नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा था कि बस एक बात याद रखना, उम्मीदवारों पर फैसला किसी की रसोई में नहीं होगा। उन्होंने विजेंद्र का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी के बेटे हैं। सीटी रवि इस बार चुनाव हार गए हैं, उनको कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का विश्लेषण जारी है। अब जो आंकड़ा सामने आया है उससे साफ हो गया है कि राज्य के आदिवासियों और अनुसूचित जाति ने भी इस चुनाव में भाजपा को ठुकरा दिया। आदिवासी समुदाय ने तो उसे ना के बराबर वोट किया है। एसटी सीटों यानी आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस की लहर चल रही थी। इंडियन एक्सप्रेस के इस संबंध में आज प्रकाशित रिपोर्ट ने बहुत गहराई से इस पर रोशनी डाली है। कर्नाटक में चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम आदिवासी समुदायों में कराए गए। बंजारों समुदायों का सम्मेलन किया गया जिसमें पीएम पहुंचे थे। बाद में एसटी कोटा बनाने की घोषणा भी की गई, लेकिन ये सब कुछ भी काम नहीं आया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा एक भी एसटी आरक्षित सीट पाने में नाकाम रही। पिछली बार उसने 7 सीटें जीती थी। इसी तरह एससी आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में 2018 की 16 सीटों के मुकाबले अब गिरकर 12 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस ने 36 एससी आरक्षित सीटों में से 21 सीटें जीती और एसटी की 15 में से 14 सीटें जीतकर भाजपा का पत्ता साफ कर दिया, जबकि एक एसटी सीट जेडीएस के खाते में चली गई। ये दोनों संख्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी बढ़ोतरी है, जिसने 2018 में 7 एसटी सीटें और 12 एससी सीटें जीती थीं। संजय राउत ने 2 दिन पहले कहा था कि ये सरकार अवैध है, उनके आदेशों का पालन ना करें। इसलिए संजय राउत के खिलाफ नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद संजय राउत ने अपने खिलाफ केस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आज ट्वीट कर शिंदे फडणवीस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव में नासिक पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। राउत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र और स्वतंत्रता बुरी तरह प्रभावित हुई है और कहा कि इस तरह की निरंकुशता का मुकाबला करना होगा। संजय राउत ने कहा कि मेरा अपराध क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के गठन को अवैध घोषित कर दिया गया है। विप से लेकर समूह के नेता के रूप में शिंदे के चुनाव तक सब कुछ संविधान के खिलाफ तय किया गया है। 16 विधायकों के किसी भी समय अयोग्य घोषित होने की संभावना है। प्रशासन को अवैध सरकार के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। मैंने राय व्यक्त की कि भविष्य में मामले दर्ज किए जाएंगे। क्या ये अपराध है? सरकार ने सीधे मामला दर्ज किया। मैं कार्रवाई से नहीं डरता हूं। महाविकास अघाड़ी की बैठक में कल रविवार शाम को एकजुटता प्रदर्शन करने और आपस में कोई मतभेद न होने का मंच बना।
हाल ही में कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच बयानबाजी होने के बाद एमवीए के बिखरने का संदेश जा रहा था, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन यानी रविवार को एनसीपी प्रमुख ने यह बैठक बुला ली। बैठक के बाद तीनों दलों एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि हम शीघ्र ही पूरे महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। ऐसी पहले रैली पुणे में होगी। एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता इस बैठक में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि महाविकास आघाड़ी जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में महासभा आयोजित करेगा। हम महाराष्ट्र में कांग्रेस की कर्नाटक जीत को दोहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली और जुडिशरी के बारे में टिप्पणी को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। वकीलों के संगठन ने बम्बई हाईकोर्ट के 9 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। मुंबई हाईकोर्ट में वकीलों के संगठन की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि ये संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रेट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। बीएलए ने दावा किया था कि रिजिजू और धनखड़ ने अपनी टिप्पणियों और आचरण से संविधान में विश्वास की कमी दिखाई। बीएलए ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में और रिजिजू को केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था। मणिपुर में हिंसा बढ़ने को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीरेन सिंह के साथ राज्य के 4 मंत्री और मणिपुर की बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी भी आई थी। मणिपुर में बड़े पैमाने पर जातीय संघर्ष के दौरान 60 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता सपम रंजन सिंह ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कहा कि मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए सोमवार सुबह इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आज रात मणिपुर लौट रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले 12 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि 6 महीने का समय सही नहीं है। इस बीच शेयर बाजार में आज तेजी जारी है, पर इसकी तेजी का असर अडानी शेयरों पर नहीं देखा जा रहा है। अडानी शेयरों में आज जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है और गिरावट का आलम यह है कि इसके सभी 10 शेयर लाल निशान के साथ गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका रूसी ठिकानों पर हमले का कोई इरादा नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बयान जर्मनी में दिया है। बता दें, रूस का आरोप है कि यूक्रेन लगातार उसके अंदरूनी ठिकानों पर हमला कर रहा है। रूस ने पिछले सप्ताह क्रेमलिन में ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूसी जमीन पर हमले नहीं करने जा रहा है, हम सिर्फ जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी जमीन को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करा सकें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।